हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अपन लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे डीएनए पार्ट 1, वहाँ हमने समझा था कि डीएनए कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह समझा था। तो आज हम आते हैं अपने डीएनए पार्ट 2 पर, जहाँ हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, फंक्शंस ऑफ डीएनए, एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड जीआईपी यानी कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जिससे पहले कि हम ये समझें उससे पहले हम एक दो शब्दों का मतलब जान लेते हैं, जैसे कि जीन एंड जीनोम। ठीक है, जीन होती है डीएनए का ही एक पार्ट होता है, डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट, लेकिन इसे जीन क्यों कह रहे हैं? डीएनए फ्रेगमेंट दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन। जीन होता है डीएनए का वो पार्ट जो एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना, जो एक्सप्रेस होता है। जीन हो गया वो पार्ट डीएनए का जो एक्सप्रेस होता है। जीनोम, जीनोम इज द कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक बंदे में जितना भी डीएनए है उसे उसका जीनोम कहा जाएगा। टोटल डीएनए के या फिर टोटल जीन्स को उसका जीनोम कहा जाएगा। जीन एक यूनिट हो गई जीनोम की। जीन को जीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक डीएनए फ्रेगमेंट है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। ये हमारे दो बेसिक शब्द होते हैं। अब आइए देखते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। मैंने यहाँ लिखा है प्यूरीन्स इक्वल्स पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन हमने उस दिन देखे थे, दो रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस पायरिमिडीन, प्यूरीन एक रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस पायरिमिडीन्स। तो यानी प्यूरीन जो कि होते हैं ए और जी, वो हमेशा टी और सी के बराबर रहते हैं डीएनए में। और ए टी से बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी सी से बाइंड करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसका मतलब ए हमेशा इक्वल होगा टी के और जी हमेशा इक्वल होगा सी के, क्योंकि ये एक दूसरे से ही बाइंड करते हैं। ए कभी सी से बाइंड नहीं करता, टी कभी जी से बाइंड नहीं करती, ऐसा होता है। ह्यूमन डीएनए जो होता है वो ए टी रिच होता है, यानी कि ह्यूमन डीएनए में ए प्लस टी कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जी प्लस सी कंटेंट से, जबकि बैक्टीरियल डीएनए जी प्लस सी ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू ए प्लस टी से। और ये सिर्फ ह्यूमन डीएनए में ही नहीं होता ए प्लस टी कंटेंट ज्यादा, ये सारे एनिमल्स में आपको मिलेगा। एनिमल्स, प्लांट्स, सब में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। जीसी कंटेंट बैक्टीरिया में ज्यादा होता है। उसका एक फायदा होता है कि वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है ह्यूमन डीएनए कंपैरिजन में। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, ये आपने सब जरूर सुने होंगे। डीनेचुरेशन स्पेशली जब आप डीएनए को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, वो अनवाइंड हो जाता है। ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाते हैं ये दोनों कॉइल्स, ठीक है ना। ये दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं, उसे कहते हैं डीनेचुरेशन। 80 से 90 डिग्री पर रख दिया, और जब ये अलग अलग खुल गए, इन्हें वापस से हमने 10 से 30 डिग्री पर रख दिया नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये वापस रीनेचुरेशन हो जाएगी, यानी कि ये वापस ऐसा बन जाएगा हमारा पुराना डीएनए, ठीक है ना। डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग। अब आइए एक एक करके समझते हैं इनका मतलब हम लोग, ठीक है। तो चलिए पेज छोटा कर लेते हैं, स्पेस चाहिएगा अपने को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना, अपनी कॉपी बनाना, ठीक है ना। मतलब कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, सेम, एग्जैक्टली सेम। चेंज्ड डीएनए नहीं बनेगा, एग्जैक्ट सेम बनेगा डीएनए। इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कब होती है? या तो जब डीएनए डैमेज हो जाए, तो उसे पूरा करने के लिए, मान लीजिए ये डीएनए है, ये बीच में से कट गया, तो इसे वापस से यहाँ डीएनए जोड़ने के लिए रेप्लिकेशन की जाएगी,
ठीक है ना, ये वापस से रेप्लिकेशन से यहाँ जुड़ जाएगा, डीएनए रिपेयर में आ गया काम। माइटोसिस नाम सुना होगा आप सबने। माइटोसिस होती है जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, दोनों एक जैसे होंगे तब भी डीएनए रेप्लिकेशन का काम पड़ता है, क्योंकि एक डीएनए से तब दो डीएनए बनाने होंगे। ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये है कि दोनों सेल्स में जो दोनों डीएनए बनेंगे ना, एक डीएनए से दो डीएनए, उनमें आधा आधा डीएनए जाएगा पेरेंट का। ठीक है ना, दो कॉइल हैं ये, इससे बनी ये दो कॉइल। ठीक है, तो ये एक कॉइल इसमें गई और ये दूसरी वाली कॉइल इसमें गई, और बाकी एक एक कॉइल अपने आप से सिंथेसाइज हुई है, अपने आप से बनी है, सेमी कंजर्वेटिव होगा ये। ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन दूसरा शब्द था हमारा यहाँ, तो आइए ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। पहले एक बार इसे मिटा दें। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना। आरएनए आपने नाम जरूर सुना होगा, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बस वो हम ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का काम होता है। हमारे अंदर आरएनए एज एन एंजाइम काम करता है, हमारे अंदर आरएनए की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। पहले पूरी दुनिया में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, फिर आरएनए में चेंजेस हुए, आरएनए लीस्ट स्टेबल होता है जेनेटिक मटेरियल के मामले में, तो मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल चाहिए था, तो डीएनए बना। डीएनए इज मोर स्टेबल, म्यूटेशन कम होती है डीएनए में, आरएनए में बहुत म्यूटेशन होती है, इसीलिए तो आरएनए म्यूटेशन हो के डीएनए बन गए। ठीक है ना, तो डीएनए से आरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसका उल्टा, आरएनए से डीएनए बनना। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनना, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एचआईवी का जो वायरस होता है, रेट्रोवायरस, वो इस काम में माहिर होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के में, क्योंकि उसके पास उसे डीएनए ही बनाना होता है ह्यूमन जीनोम जैसा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत माहिर होता है वो। और कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग, यहाँ जो दिख रही है आपको ये लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग, इसका मतलब समझते हैं, ये रहा। देखिए, अब ह्यूमन में अगर एक सेल में हम डीएनए देखा जाए ना, तो एक सेल में जो पूरा डीएनए होगा वो लगभग 2.2 मीटर लंबा होगा। ठीक है ना, लेकिन सेल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। ठीक है ना, इतने बड़े न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए रखना है। ठीक है ना, यानी कि 2.2 मिलियन टाइम्स, ठीक है, 22 लाख गुना बड़ा डीएनए होता है सेल से, एक सेल के अंदर। तो डीएनए की होती है पैकेजिंग, और बहुत तगड़ी वाली डीएनए की पैकेजिंग होती है। डीएनए बनता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम, ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि न्यूक्लियोसोम बनता है डीएनए। फिर बनता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो आप सब जानते ही होंगे, नाम भी सुना होगा फिजिक्स वगैरह में। ठीक है, स्प्रिंग कोई बोल देते हैं। फिर बनता है सुपर सोलेनॉइड। ठीक है, फिर बनता है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन का मतलब कलर से ड्राइव हुआ है, अगर इन्हें आप डाई करेंगे तो इनमें कलर आएगा, इसलिए क्रोमा। फिर बनता है क्रोमोसोम। तो एक और हमारा यहाँ टेक्निकल शब्द क्लियर होता है कि क्रोमोसोम क्या होता है। हाईली कॉइल्ड डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्या होता है क्रोमोसोम, हाईली कॉइल्ड डीएनए, हाईली कॉइल्ड डीएनए इज क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए ही होगा क्रोमोसोम, बस बहुत ज्यादा कॉइल्ड होगा। क्यों, ताकि वो सेल में फिट हो सके, क्योंकि ऐसा सीधा खुला हुआ डीएनए नहीं रख सकते सेल में, क्योंकि 2.2 मीटर लंबा है। हमें इतना उसे कंप्रेस करना होता है, इतना उसे पैकेज करना होता है कि वो क्रोमोसोम बन जाए, और ताकि इतने छोटे से सेल में वो आ सके। ये तो हुई पैकेजिंग की बात। ठीक है, अब आइए अपना अगला देखते हैं। डीएनए में आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। डीएनए ही वो चीज होगी जो डिसाइड करेगी कि आपकी लंबाई, हाइट कितनी होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम योर न्यूट्रिशन, आपकी जितनी हाइट होगी ना, आपको उतना न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। आपकी न्यूट्रिशन आपकी हाइट को डिसाइड नहीं करेगा, आपके जीन्स ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे आप उस स्पेसिफिक लंबाई के जितने बड़े हो पाए, जितनी उसने डिसाइड की है आपके जीन ने।
तो आपका जीन डिसाइड होता है आपको कितना न्यूट्रिशन लेना है, और वो न्यूट्रिशन डिसाइड होता है आपकी कितनी लंबाई होगी, कितना ग्रोथ हार्मोन आपके अंदर बनेगा। हार्मोन जो बनेगा वो डीएनए की वजह से ही बनेगा, ठीक है ना। हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, हार्मोन प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए आरएनए से बनते हैं प्रोटीन, ठीक है। आरएनए से कैसे बनते हैं प्रोटीन? ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को होता है आरएनए से प्रोटीन बनना। और आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो देखा, डीएनए है, डीएनए ने आरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन से, आरएनए ने प्रोटीन बनाया, और वही प्रोटीन होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, ट्रांसलेशन से। तो इस तरीके से आपकी हाइट बढ़ी, इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया में दो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स का डीएनए सेम नहीं हो सकता एक्सेप्टिंग टू मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स पर ही अप्लाई है ये, वरना अगर कोई चीज क्लोनिंग कर रही है, जैसे हाइड्रा होता है जिसमें बर्डिंग होती है, इसमें सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे हो जाते हैं, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उनमें वो सब क्लोन्स होंगे। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैं, जैसे इंसान, बंदर, कुत्ते, शेर, इन सब का इनमें से किसी भी दो इंडिविजुअल का डीएनए सेम नहीं होगा। मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम नहीं होगा। एक ही केस होगा जब हम दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस सिर्फ उन दोनों का डीएनए सेम होता है क्योंकि उन दोनों में सेम स्पर्म और सेम ओवम होता है, सेम ओवम, इसलिए उन दोनों का डीएनए भी सेम होगा। वो दोनों एग्जैक्ट क्लोन्स होंगे, उन दोनों की शक्ल भी एक जैसी होगी, इसीलिए क्योंकि एक ही जैसा डीएनए तो एक ही जैसी शक्ल भी बनाएगा, है ना। डीएनए किसी भी बंदे का सेम नहीं होता, इसी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी उंगलियों के निशान ले पा रहे हैं। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब बस इतना ही है कि एज अ ब्लूप्रिंट, एज अ फिंगरप्रिंट आपके डीएनए को यूज कर पा रहे हैं। दुनिया में हर किसी का डीएनए अलग है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो पा रही है। इंडिया में ये लैब सबसे पहले खोली थी हैदराबाद में, ठीक है ना। वहां जाते थे पहले सैंपल्स टेस्ट होने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा यूज है क्राइम्स में, पैटर्निटी टेस्टिंग में। किसका बच्चा है, कोई खो गया है तो डीएनए से ही पता चलता है। कोई मर गया है तो किस फैमिली का मरा है, आप बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। क्राइम सीन्स में यूज होता है, ठीक है ना। डीएनए एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी 12th लेवल के बायोलॉजी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां ये कभी ना कभी पूछा ही जाता है। और इन दोनों चीजों का रीजन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ठीक है ना। फॉस्फेट का केमिकल सिंबल ये होता है। फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से डीएनए एसिडिक भी होता है, नेगेटिवली चार्ज भी होता है, ठीक है ना। अभी आप ये फोटो देखेंगे, यहाँ ये इमेज जो है ये है रेप्लिकेशन की इमेज। देखिए मैंने कहा था सेमी कंजर्वेटिव, यहां तक जो है वो है पेरेंट डीएनए, ठीक है ना। ये जो है यहां से पहले का ये है पेरेंट डीएनए, ये एक कॉइल है, ठीक है ना। फिर ये दोनों कॉइल अलग हो गई, एक कॉइल ये गई, है ना। ये दूसरी कॉइल अपने आप यहाँ सिंथेसाइज हो गई, और यहाँ भी एक पेरेंट कॉइल गई, दूसरी अपने आप सिंथेसाइज हो गई, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिंपलीफाइड, ठीक है ना। ये हमको क्राइम सीन से, मान लीजिए क्राइम सीन था, वहां से हमको ब्लड मिला, हमने उसका सैंपल लिया, हमने उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए लिया, हमने उसके डीएनए के बैंड्स बना लिए, ठीक है ना। डीएनए का मतलब, डीएनए के बैंड्स का मतलब हमने उसके डीएनए को पिक्चर कर लिया एक तरीके के क्लॉथ पे, ठीक है। अब हमने जितने लोगों पर भी शक था उन सबका डीएनए मंगवाया, उनका भी कर लिया। जिससे भी ये डीएनए मैच करेगा वही क्राइम किया होगा, वो बंदा उस वक्त मौजूद जरूर रहा होगा, ठीक है, तभी उसका डीएनए वहां पहुंचा है। तो ये है इससे। अब बात करते हैं डीएनए के फंक्शंस पे, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जीन एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको अभी समझाया। कोई भी जीन वही डीएनए होगा जो एक्सप्रेस होके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना। हाइट के जीन का एग्जांपल दिया था मैंने, और भी एग्जांपल डीएनए है, डीएनए से बना आरएनए, ये हुआ ट्रांसलेशन,
ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी, आरएनए से बना प्रोटीन, ये हुआ ट्रांसलेशन, और प्रोटीन बन गया तो मतलब कि डीएनए या फिर जीन एक्सप्रेस हो गया। ये था ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ये था ट्रांसक्रिप्शन और ये था ट्रांसलेशन, है ना। प्रोटीन, आपने तो प्रोटीन ज्यादातर नहीं सुना होगा कि जिम वाले लोग लेते हैं प्रोटीन, हमको इतनी जरूरत ही नहीं। तो नहीं, आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं लगभग सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेप्टिंग टू सम जो कि आरएनए होंगे, ठीक है ना। सारे एंजाइम्स आपके अंदर प्रोटीनेशियस हैं। तो वही वो एंजाइम कैसे बने? डीएनए से। आप कुछ भी खा रहे हैं, हर चीज को पचाने के लिए, डाइजेस्ट कराने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। एंजाइम है प्रोटीन, उनको बॉडी में कहीं लगवाने के लिए आपके शरीर में कहाँ कहाँ कितना फैट डिपोजिशन होगा ये सब डीएनए डिसाइड करता है, ठीक है ना। एक्सेसिव फैट की बात नहीं कर रहा मैं, जो नॉर्मल फैट है जिससे कि आपकी शक्ल सूरत बनेगी। ये देखिए डीएनए का यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, आरएनए का यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्रोटीन है। इस दौरान अगर कोई भी गड़बड़ हो गई ना इनमें से किसी भी स्टेप में तो भयंकर बीमारी हो सकती है हमको, जो कि होगी एक जेनेटिक डिसीज जिसको हम क्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसी में से एक का एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के शाही परिवार को ये बीमारी थी और शाही परिवार की शादियां होती हैं सिर्फ शाही परिवार में, तो इन्होंने पूरी दुनिया भर को ये फैला दी, दुनिया के शाही परिवार, इसलिए इसे रॉयल डिसीज कहते हैं। इसमें ब्लड एक बार कट छट जाए ना कहीं से तो फिर बंद नहीं होता, उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, या फिर बहुत देर बाद क्लॉटिंग होती, क्लॉटिंग पीरियड बढ़ जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है रॉयल डिसीज, ठीक है ना। और ये सिर्फ लड़कों में पाई जाती है, ये महिलाओं में नहीं होती। महिलाएं इसके कैरियर की तरह काम करती हैं, ठीक है ना। पहले के जमाने में ना इंग्लैंड के राजा महाराजा इतना लंबा नहीं जीते थे जितनी रानी महारानियां जीती थी। उसका रीजन ही ये होता था हीमोफीलिया। अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन इसका क्योर अभी भी नहीं है हीमोफीलिया का, अभी भी ये जैसा का तैसा ही है, ठीक है ना। अब इसलिए थोड़ा अलग है क्योंकि अब सिर्फ शाही परिवारों में ही शादियां नहीं होती हैं, अब शाही परिवारों के बाहर भी शादियां हो जाती हैं, इसलिए इसका असर कम है, वरना ये वैसे ही होता है। ये देखिए डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बन गया। प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, ये ध्यान रखिएगा। अमीनो एसिड कोई तेजाब नहीं है, अमीनो एसिड दोनों बेस भी हैं और एसिड भी हैं, और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। जैसे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाए थे डीएनए, वैसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ही वो फीचर है जिससे माँ और बाप दोनों के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, ना कि सिर्फ माँ के ना सिर्फ बाप के, ठीक है ना। ये रिकॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है। ये मान लीजिए ये माँ का एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये पापा का क्रोमोसोम है, वो कंप्लीट नीला है, ये कंप्लीट ब्लू है। अब बच्चों का देखिए, बच्चों का ये कंप्लीट ब्लू नहीं है, इसमें थोड़ा सा रेड आया, और ये कंप्लीट रेड नहीं है, इसमें थोड़ा ब्लू आया। ये हो गई रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, यानी कि डीएनए का एक्सचेंज बिटवीन टू क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो बच्चों में दोनों के कैरेक्टर आ गए, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी सेम फिनोमेना हुआ, इसे क्रॉस ओवर भी कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ, ठीक है ना। पासिंग ऑफ ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स टू प्रोजेनी, बच्चों के माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में डीएनए की ही वजह से जाते हैं और किसी रीजन से नहीं जाते, ठीक है ना। और सारी की सारी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन, आपकी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सब डीएनए में स्टोर होती है, जितनी भी एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सब दिमाग में स्टोर होती है, ठीक है ना। तो जो आपने जिंदगी में दिमाग में जो सीखा ना, जैसे पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, स्विमिंग करना, घोड़ा चलाना, गन चलाना, वो सब आपके बच्चों को नहीं आएगा। आपके बच्चे, अगर आप बहुत बड़े नोबल लॉरिएट हैं तो आपके बच्चे जरूरी नहीं बहुत होशियार पैदा हों। उसका रीजन ये है क्योंकि वो दिमाग में इंफॉर्मेशन थी, वो एक्वायर्ड थी, वो पास ऑन नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी आंखें नीली है ना तो वो जीन जरूर पास होगा आपके बच्चों में। अब ये बात तय है कि वो ना दिखे क्योंकि वो रिसेसिव हो जाए, वहां उसके आगे डोमिनेंट आ जाए, हो सकता है। लेकिन आप उनकी लाइन बढ़ाते जाइए, एक ना एक बार जरूर एक नीली आंखों का बच्चा पैदा होगा। जो दुनिया के सारी नीली आंखों वाले हैं ना, चाहे ऐश्वर्या राय हो या इयान सोमर हेल्डर, यानी कि वैम्पायर डायरीज के डेमन साल्वाटोर,
ठीक है ना, उन सब का एक ही कॉमन एंसेस्टर था, कहीं रहा होगा, उससे ये पास ऑन होते आए हैं, ये सब एक ही खेत के बीज हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। डीएनए के फंक्शन हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। 1990 में शुरू हुआ, 2003 में खत्म हुआ। बायोलॉजी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज तक। पहले सोचा जाता था कि इंसान में करीब 1 लाख जीन होंगे, मतलब पहले कुछ भी सोच लेते थे अनुमान के आधार पे, अब नहीं सोचते, अब प्रैक्टिकल एनालिसिस होती है। तो उसके बाद पता चला था कि 30,000 जीन्स हैं 2003 में, और अभी क्या है 2007 में ये पता चला कि लगभग 20,500 जीन्स हैं, ठीक है ना। ये ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, ये अभी हमारे पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एग्जैक्ट पता लगा सकें। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन होते हैं और क्रोमोसोम वाई में सबसे कम। तो क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा, क्रोमोसोम वाई सबसे छोटा। ये देखिए, ये रहा क्रोमोसोम वाई सबसे छोटा और ये रहा क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा। देखिए, इमेज को जूम इन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इनके साइज के बेसिस पर सारे क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, सिर्फ 1 से 2% डीएनए ही जीन होता है, मतलब कि 1 से 2% डीएनए ही एक्सप्रेस करता है प्रोटीन में, बाकी का 98 से 99% का एक्सप्रेशन में काम नहीं होता, वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो इस डीएनए को किसी भी डैमेज से बचाता है, किसी भी म्यूटेशन से बचाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही डीएनए होता है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। वरना ये तो लगभग सबके पास सेम ही होगा ना, सबके पास वही प्रोटीन होंगे, वही जीन होंगे जो उनके एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सबका फंक्शनिंग तो सेम है, ठीक है ना। यही होगा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन बेसिस होता है, यही होता है जो थोड़ा बहुत यूनिक बैठता है, वरना तो हर ह्यूमन में 99.9% डीएनए सेम होता है, ठीक है ना। ह्यूमन छोड़िए, इंसान का चिंपांजी से भी डीएनए 99% मैच करता है, ठीक है ना। इस रेस्ट ऑफ इट इजंट जस्ट एक्स्ट्रा, इट आल्सो हैज इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो मैंने अभी आपको बताया। वेक्टर यूज किए गए थे इसमें, यैक और बैग, ये बस ध्यान रखने हैं हमको, इन्हें कोई डिटेल में नहीं पूछेगा। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि वो अप्रोच जहां हम हर एक जीन का फंक्शन लिख पाए उसकी नंबरिंग के हिसाब से, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब एक लिस्ट बना पाए हर एक जीन की कि वो कर क्या रहा है, इसका मेन मोटिव यही था। लेकिन हमें अभी भी 50% जीन्स का फंक्शन नहीं पता, चाहे हमने 13 साल में कुछ भी कर लिया। हमने $3 बिलियन लगा दिए, 2800 साइंटिस्ट लग गए, 13 साल लग गए, लिखने में आए तो 3300 किताबें लग जाएंगी 1000 पन्नों वाली, जिसमें हर पन्ने पे 1000 शब्द होंगे, लेकिन हमने कुछ उखाड़ा नहीं इतना खास अभी भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये हाल ही में शुरू किया गया है। देश के 20 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका नोडल सेंटर होगा IISc बेंगलोर। एक बहुत बड़ा सेंटर है साइंस के लिए, ठीक है। देश भर से 10,000 से ज़्यादा सैंपल जीनोम के कलेक्ट होंगे इंडिया में, है ना। इसका मेन बेनिफिट होगा पर्सनलाइज मेडिसिन। पर्सनलाइज मतलब हर बंदे के लिए मेडिसिन नहीं, मतलब कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। जैसे कि इंडिया में अभी भी इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कम होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक सेम कास्ट वालों का डीएनए ज्यादा सेम होगा एज कंपेयर टू 2 अलग अलग कास्ट वालों का। और वही हम कहते हैं कि एक रिलीजन वालों का डीएनए ज्यादा सेम होगा एज कंपेयर टू 2 अलग अलग रिलीजन वालों का, ठीक है ना। तो जब डीएनए किसी का ज्यादा सेम होगा तो उनके लिए दवाई भी एक कॉमन बन सकेगी। ये थोड़ा ही कि हर किसी के लिए अलग बनाएंगे हम, जाहिर सी बात है जब इनका डीएनए ज्यादा सेम है तो एक दवाई ज्यादातर लोगों पे कारगर होगी। तो वही है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब, ठीक है ना। कम्युनिटी के हिसाब से बना सकेंगे हम मेडिसिन, ठीक है। और क्या कहते हैं, वी माइट बी एबल टू प्रिडिक्ट द नियर फ्यूचर डिसीजेस। एक्चुअल में ये गलत लिखा हुआ है, हम नियर फ्यूचर की डिसीजेस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो डिसीज को करेगा कौन, ठीक है ना। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे बीमारी कौन सी होगी, लेकिन हमारे पास जब डीएनए है ना, हमको सब पता है अब ये बंदा कैसा बनेगा, इसका इम्यून सिस्टम कैसा होगा, नर्वस सिस्टम कैसा होगा। तो हम ये तो पता कर ही सकते हैं कि इसे कौन सी चीज बीमार कर सकती है। जब हमारे पास किसी घर की पूरी बिजली की सप्लाई है तो हम ये तो पता कर सकते हैं कि उसमें फॉल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ कमजोर है वायरिंग, तो हम ये पता कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कर पाएंगे कि बीमारी कौन सी होगी, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया तो यही है कि हम ये पता कर पाएंगे बीमारी
करेगा कौन, ये ज़्यादा बढ़िया होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो बस इतना ही था डीएनए में, एंड लेट मी नो आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर। सो थैंक यू।